आज मैं हिंदी व्याकरण का लेसन 1 पढ़ाऊंगी आप लोगों को। देखिए क्या नाम है इसका, भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। ठीक है, यहाँ पे है भाषा, लैंग्वेज। मैं पढ़ा रही हूँ, आप ध्यान से समझिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहते हुए अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुँचाने को सदा उत्सुक रहता है। मनुष्य का मतलब आदमी, सामाजिक यानी ये समाज जो एक व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से पड़ोस बनता है और पड़ोस से गली बनती है, गली से मोहल्ला बनता है और मोहल्ला से समाज बनता है। समझ में आया? अपने मन के भावों यानी अपने मन के जो भाव हैं वो दूसरों तक पहुंचाने का सदा उत्सुक रहता है। ठीक है, इस कार्य के लिए वह जिस साधन का प्रयोग करता है वह साधन भाषा है। क्या साधन है वह साधन भाषा है। साधन यानी वो जरिया। ओके, अब देखिए निम्नलिखित को देखो और समझो। ये कुछ चित्र मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, बालक पढ़ता हुआ, दो सहेलियां बातचीत करती हुई, एक वृद्ध समाचार पत्र पढ़ता हुआ। ठीक है, ये अपने अपने तरीके से यहाँ पर ये बालक पढ़ रहा है और ये दो सहेलियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं और एक वृद्ध व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ भाषा का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए हो रहा है। अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुँचाया जा रहा, यही भाषा है। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? यहाँ भाषा का प्रयोग विभिन्न यानी अलग अलग कार्यों के लिए अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुँचाया जा रहा है, यही भाषा है। ओके, अब आगे देखते हैं भाषा की परिभाषा। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों व विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को समझते हैं, भाषा कहलाता है। समझ में आया आपको भाषा की परिभाषा? ठीक है, अभी देखिए भाषा के रूप, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 2 रूप, एक मौखिक तथा दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लैंग्वेज, यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। प्राचीनतम मतलब पुराना। मानव ने सबसे पहले बोलना सीखा। जब अपने विचारों या भावों को बोलकर प्रकट किया जाता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। एक दूसरे से बातचीत करने के लिए वह भाषण देने आदि के लिए हम भाषा के मौखिक रूप का ही प्रयोग करते हैं। क्या बताया जा रहा है इसके अंदर? ये देखिए, मानव ने सबसे पहले बोलना सीखा। ओके, जब अपने विचारों या भावों को बोलकर प्रकट किया जाता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, मौखिक भाषा कौन सी है? कि जब आपको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, आप मम्मी पापा से बोलकर अपनी फरमाइश पूरी करवाते हो, तो वो आपकी कौन सी भाषा होती है? वो मौखिक भाषा होती है। एक दूसरे से बातचीत करने के लिए व भाषण देने आदि के लिए हम भाषा के मौखिक रूप का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम आपस में वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो मौखिक रूप का ही प्रयोग होता है। अब देखेंगे मौखिक भाषा की परिभाषा। भावों या विचारों को बोलकर प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है। देन आगे देखेंगे। देखिए, अब यहाँ पर सेकंड लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। जब अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाया जाता है तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर समझा जाता है तो उसे लिखित भाषा कहा जाता है। यह भाषा का विकसित स्वरूप है। आजकल विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा के इस रूप का विभिन्न माध्यमों जैसे समाचार पत्रों, पुस्तकों व लेखों आदि में बहुतायत से प्रयोग किया जा रहा है। क्या बता रहे हैं इसमें रिटन लैंग्वेज में? जब अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, जो हमारे मन के विचार हैं हम दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर समझते हैं। कोई हमें लिखकर देता है तो हम उसके विचारों को पढ़कर समझते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहा जाता है। एक एग्जाम्पल और मैं दे दूं आपको। जैसे स्कूल में जो टीचर हैं बोर्ड पर लिखती हैं क्वेश्चन और आप उसके आंसर अपनी कॉपी में टीचर को लिखकर दिखाते हो, तो वो आपकी कौन सी भाषा हो गई? वो आपकी लिखित भाषा हो गई। ओके, ये भाषा का विकसित स्वरूप है। आजकल विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा के इस रूप का विभिन्न माध्यमों, विभिन्न यानी अलग अलग तरीकों से, माध्यमों यानी द्वारा, जैसे समाचार पत्रों, पुस्तकों व लेखों आदि में बहुतायत से प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब लिखित भाषा की हम परिभाषा यहाँ पर
पढ़ेंगे। भावों या विचारों को लेकर प्रकट करना व लिखित भाषा कहलाता है। अभी देखिए लिखित भाषा की आवश्यकता, नीड ऑफ रिटन लैंग्वेज। आज के इस युग में भाषा को लिखित रूप की अत्यंत महत्ता है। यह दिन प्रतिदिन होने वाली नवीन खोजों को स्थिरता प्रदान करता है। इसके अलावा हमारा प्राचीन साहित्य भी भाषा के लिखित स्वरूप के कारण से ही सुरक्षित हो सका है। क्या बताया जा रहा है इसके अंदर कि आज के इस युग में भाषा के लिखित रूप की अत्यंत महत्ता है। यह दिन प्रतिदिन होने वाली नवीन खोजों को स्थिरता प्रदान करता है। इसके अलावा हमारा प्राचीन साहित्य भी भाषा के लिखित स्वरूप के कारण ही सुरक्षित हो सका है। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे बोली। भाषा का रूप हर जगह एक सा नहीं होता है। क्षेत्र विशेष के अनुसार उसमें कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं। भाषा के इसी क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। क्या बताया जा रहा है इसके अंदर, भाषा का रूप हर जगह एक सा नहीं होता। ठीक है, क्षेत्र विशेष के अनुसार उसमें कुछ विभिन्नताएं, ठीक है, कुछ अलग अलग तरीके से आ जाती हैं। भाषा के इसी क्षेत्रीय स्वरूप को बोली कहा जाता है। ठीक है, भाषा के इसी क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। हमारे देश में हिंदी के कई सारे स्थानीय रूप जैसे ब्रज, अवधि आदि देखने को मिलती है। ठीक है, अभी भाषा की बोली की परिभाषा हम पढ़ेंगे। यहाँ पे भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। अब इधर आएंगे हम लिपि। किसी भाषा को बोलने के लिए हम विभिन्न ध्वनियों का प्रयोग करते हैं और उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ विशेष ध्वनि चिन्हों का, इन ध्वनियों चिन्हों को लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। क्या बता रहा है इसमें, किसी भाषा को बोलने व लिखने के विभिन्न यानी अलग अलग तरीकों यानी ध्वनियों का प्रयोग करते हैं और उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ विशेष ध्वनि चिन्हों का, इन ध्वनि चिन्हों का लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसी प्रकार संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है। कुछ अन्य प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियां निम्न प्रकार से हैं। ठीक है, अब लिपि की परिभाषा भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए, ध्वनि चिन्हों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कुछ भाषाएं दी गई हैं और यहाँ पे लिपि दी गई हैं। इसी तरह से ही सेकंड वाले कॉलम में भाषा और लिपि दी गई है और थर्ड वाले में ही भाषा और लिपि दी गई है। मैं आपको रीड करके सुना रही हूँ। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। ओके, अभी इधर देखिए उर्दू भाषा की लिपि फारसी है और पंजाबी की गुरुमुखी है। अंग्रेजी की रोमन लिपि है। देन लास्ट नेपाली की देवनागरी है। ठीक है, अब आपने नोट किया कि देवनागरी कितनी भाषाओं की लिपि है, ये अभी हमने पढ़ा था, हिंदी की, संस्कृत की एंड नेपाली। ठीक है, इन तीनों की देवनागरी है। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे व्याकरण, ग्रामर। प्रत्येक भाषा के बोलने और लिखने के अपने कुछ नियम होते हैं। इनके पालन के बिना कोई भी भाषा सीखी नहीं जा सकती है। भाषा के इन नियमों का परिचय व्याकरण में मिलता है जो हमें शुद्ध भाषा का ज्ञान कराता है। ओके, क्या बता रहे हैं, प्रत्येक भाषा के लिए यानी हर एक भाषा के बोलने और लिखने के लिए अपने कुछ नियम होते हैं। ठीक है, इनके पालन के बिना कोई भी भाषा सीखी नहीं जा सकती है। भाषा के इन नियमों का परिचय व्याकरण में मिलता है जो हमें शुद्ध भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है, शुद्ध यानी ठीक तरीके से। अब हम इसकी व्याकरण का हम क्या पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे। वह शास्त्र जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है व्याकरण कहलाता है। अब आगे देखेंगे हम, आगे है व्याकरण के भाग। ठीक है, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। व्याकरण के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग। देखिए, पहला है वर्ण विचार। व्याकरण के इस भाग के अंतर्गत भाषा की मूल इकाई वर्ण का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत हम वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के भेद, उनके उच्चारण व प्रयोग आदि का अध्ययन करते हैं। क्या बताया पहले में? वर्ण विचार। वर्ण विचार में क्या बताया गया? व्याकरण के इस भाग के अंतर्गत भाषा की मूल इकाई वर्ण का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत हम वर्ण,
वर्णमाला, वर्णों के भेद, उनके उच्चारण व प्रयोग आदि का अध्ययन करते हैं। ठीक है। देन सेकंड देखिए शब्द विचार। वर्णों की सहायता से शब्दों की रचना की जाती है। इस अंग के अंतर्गत हम शब्द रचना, शब्द भेद, उनकी उत्पत्ति तथा रूपांतरण आदि पर विचार करते हैं। ठीक है। शब्द विचार से मैंने बताया क्या क्या हम करते हैं। अब लास्ट देखिए थर्ड वाक्य विचार। शब्दों से वाक्यों को बनाया जाता है। इस अंग में हम वाक्य, उनके भेद एवं रचना आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। थर्ड में क्या बता रहा है, वाक्य विचार। शब्दों से क्या बनता है, वाक्य, वाक्यों को बनाया जाता है। इस अंग में हम वाक्य, उनके भेद एवं रचना आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। समझ में आया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं और मैंने इसके क्वेश्चन भी आपके लिए यहाँ पर लिख दिए हैं और मैंने इसके आंसर भी लिख दिए हैं। ठीक है। ये मैं गृह कार्य अब आपको दे रही हूँ। ध्यान से देखिए। पहले हम पाठ का नाम डालेंगे। ओके। फिर पाठ का डालेंगे, कौन सा पाठ है, फिर उसका पाठ का नाम डालेंगे और फिर हम यहाँ पे होमवर्क डालेंगे। ठीक है। ये हमने यहाँ पे कुछ भाषाएं अभी जो हमने पढ़ी थी, भाषाएं हमने लिखी हुई है और इसकी हमने लिपियां भी आपके लिए लिख दी हैं। आपको ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में ये वाला कार्य करना है और इसको अच्छे से याद करना है। ये सारी भाषाएं याद करनी है और इनकी लिपियां आपको याद करनी है। ये वाला कार्य आपको कॉपी में करना है। ठीक है। मैं रीड करके बात बता रही हूँ। देखिए ये भाषा दी है, ये लिपि दी गई है। अभी मैंने उधर पढ़ाया था वो भी देखिए। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, संस्कृत भाषा की लिपि यहाँ पे देवनागरी, उर्दू की फारसी और पंजाबी की गुरुमुखी लिपि, अंग्रेजी की रोमन लिपि, देन नेपाली की देवनागरी लिपि। आपको इनको अच्छे से पढ़ना है और साफ साफ सुंदर राइटिंग में कॉपी में करना है। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए मैं क्या करवा रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उसके आंसर भी मैंने लिख दिए हैं। मैंने क्वेश्चन भी लिख दिए हैं। कुछ बच्चों के पास बुक होगी, कुछ नहीं होगी तो कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिख के दिखा दिए, उसका आंसर भी मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया है। ठीक है। ये देखिए पहला है भाषा का क्या अर्थ है। ठीक है। इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया आप लोगों को। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों व विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को समझते हैं, भाषा कहलाता है। ठीक है। ये देखिए जूम करके मैं दिखा रही हूँ आपको। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड है बोली की परिभाषा लिखो। ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा है उसी में से मैंने आंसर लिए हैं। देखिए भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। देन थर्ड क्वेश्चन देखिए व्याकरण किसे कहते हैं। ओके। ये देखिए इसका आंसर देखिए। देखो वह शास्त्र जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है व्याकरण कहलाता है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। ये वाला कार्य आपको, ये भाषा और लिपि और ये क्वेश्चन आंसर, ये आपको कॉपी में करने हैं, सुंदर सुंदर राइटिंग में करने हैं। ये पहला चैप्टर मैंने आपको ख़त्म करवा दिया। आप ध्यान से पढ़ना और ध्यान से साफ साफ लिखना। ओके क्लास, बाय बाय, टेक केयर।